हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। हम इससे रिलेटेड पार्ट 1 पहले बना चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देखिएगा। वहाँ 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। हम 23 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन करते हैं। 8 पोल, तो पी बराबर क्या है 8 है, ए बराबर क्या है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, 8 पोल है। ये अपन को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया था दोस्तों। तो मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी? सिंक्रोनस गति होगी NS बराबर 120 F अपॉन P। 120 है दोस्तों, F क्या है 50, P है 8, तो 12×5 60। ठीक है दोस्तों, इसको काट देंगे। 8×6 48, 8×7 56, 55, 8×5 40, 750 RPM, 750 RPM। ठीक है दोस्तों, वाकई में पेपर का लेवल थोड़ा इजी आया था क्योंकि मैंने खुद ने भी पेपर दिया था आप सबके साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊर्जा मापी मापता है। ऊर्जा मापी क्या मापता है? वोल्टेज को कौन मापता है? वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस को हमारा कौन मापता है? ओम मीटर। करंट को कौन मापता है? अमीटर। पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन को कौन मापता है? ऊर्जा मापी मतलब एनर्जी मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25। लघु पतित शॉर्ट सर्किट में धारा होगी। देखो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट जहाँ पर भी होगा, शॉर्ट सर्किट मतलब R जो है वो न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है, और तो धारा क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हम 0 भी बोल सकते हैं और इसको अनंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? अपरिवर्तित, ये तो होगा नहीं। हमेशा अधिक, ये भी होगा नहीं। असामान्य वृद्धि, अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, तो असामान्य वृद्धि हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड समांतर में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता क्या होगी? धारिता हमको पता है। इसमें क्या होता है? कैपेसिटर में क्या होता है? देखो दोस्तों, प्रतिरोध का एकदम उल्टा होता है। अगर इसमें सीरीज है और प्रतिरोध में भी सीरीज है, प्रतिरोध में सीरीज में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, और पैरेलल में क्या करते हैं? वो आपको पता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn, ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ हम उल्टा करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? हम सीरीज में ये लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सीरीज को इसके पैरेलल की तरह करते हैं और इसके पैरेलल को इसकी सीरीज की तरह करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? पैरेलल में है, तो पैरेलल में 4, 2, 6 और 1 7 माइक्रोफेरेड। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 40 वाट का है, एक 100 वाट का है। ये बल्ब 240 वोल्ट के सीरीज में जुड़े हैं, तो कौन अधिक प्रकाश देगा? तो इसका एक सीधा सा फंडा है दोस्तों कि हमारा P बराबर क्या होता है? V²/R होता है। अगर मैं इसको V को R को इधर कर दूं और P को इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा? R बराबर V²/P हो जाएगा दोस्तों। मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब मान लो दोस्तों, ये 2 लैंप है। ठीक है, ये 40 वाट का है और ये 100 वाट का है। तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा दोस्तों? पावर किसकी ज़्यादा? इसकी। इसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा क्या लेगा? ये ज़्यादा लेगा। और ये क्या है? सीरीज में है, तो जितनी धारा ये लेगा उतनी ही इसमें से भी निकल के आएगी। तो इसमें से इसको 40 वाट के लिए कम धारा चाहिए, जबकि इसमें से निकलेगी ज़्यादा धारा। तो ज़्यादा प्रकाश कौन देगा? 40 वाट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 वाट को तो जितनी चाहिए उतनी ही लेगा। ठीक है, ये तो हुई सीरीज में। तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 वाट वाला ज़्यादा देगा। ठीक है, अब मैं आपको पैरेलल की बात बताता हूँ। इसी सर्किट में पैरेलल के हिसाब से समझाऊँगा आपको। चलो, ये हो गया पैरेलल में। अरे क्या बना दें मैं, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना है ना। ये हो गया 40 वाट, ये 100 वाट हो गया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 40 वाट। अब होगा क्या दोस्तों? हमने पढ़ा है पावर ज़्यादा, 100 है ना, पावर ज़्यादा है, प्रतिरोध कम होगा। यहाँ से सप्लाई गई। ठीक है, तो सप्लाई कहाँ जाएगी? धारा हमेशा कहाँ जाती है? जहाँ कम से कम प्रतिरोध हो। तो प्रतिरोध कहाँ कम है? यहाँ कम है, तो धारा इधर से आ जाएगी। समझे दोस्तों? तो कम प्रकाश कौन सा देगा? ये है। ज़्यादा प्रकाश कौन सा देगा? ये। तो अगर पैरेलल होगा
तो ज़्यादा प्रकाश कौन देगा, 100 वाट वाला देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना नाइक्रोम धातु का सामान्य प्रयोग, यही था, नाइक्रोम का पूछा था। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं रहे, एक तो था हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट था ऐसे ही, या हीटर था हीटिंग एलिमेंट था, ऐसे दोनों में से था, थोड़ा याद कम आ रहा है, तो उसमें ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक इसमें लैंप फिलामेंट का भी था, और लैंप में हम क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीटिंग वाले में। सिंगल फेज विभक्त मोटर की गति की दिशा कैसे बदलते हैं। देखो दोस्तों, सिंगल फेज मोटर होती है, उसमें हमेशा क्या होती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज मोटर के फेज स्प्लिट मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें। ठीक है, दोनों में से केवल एक चेंज होगी, दोनों में से एक चेंज होगी तो दिशा बदली। अगर हमने दोनों चेंज कर दिया तो दिशा वापस वही की वही हो जाएगी। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग में से एक, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, KCL में आने वाली धारा, सबको पता है किसी नोड पर जितनी भी धाराएं आएंगी और जितनी भी जाएंगी सबका योग क्या होगा, बराबर, मतलब आने वाली बराबर क्या होगा, जाने वाली धारा। तो इसमें ऑप्शन था जाने वाली धारा, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन ये 30 नंबर, मूविंग आयरन मीटर मापता है। हम मूविंग आयरन मीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, मूविंग आयरन एक होता है PMMC, एक PMMI। तो मूविंग कॉइल होता है, देखो दोस्तों आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं भी ऐसे करता हूँ। मूविंग कॉइल जो होती है, कॉइल मतलब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट करती है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जब उसके अंदर DC सप्लाई हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, DC सप्लाई होती है, तो वो एक ही तरीके का N इधर तो S इधर, ऐसा ही चुंबकत्व बनाएगी। पर अगर AC होगी तो AC क्या होती है, कुंडली के अंदर AC प्रवाहित तो होगी, पर उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि धारा बदलती रहेगी, धारा की दिशा बदलती रहेगी। तो इसलिए मैग्नेटिक कोइल वाला जो होगा इसके अंदर DC, ऐसे याद है। तो PMMC क्या नापेगा, सीधे ओनली DC, और जहाँ PMMI की बात आ गई वो AC भी नापेगा और DC भी नापेगा, दोनों नापेगा दोस्तों। तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन में मेरे को भी दोस्तों डाउट है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को गति को सिंक्रोनस गति से हटा देने पर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ही मेरे को डाउट है। आंसर का तो क्या है, मैं इसमें करके आया था दोस्तों, स्टेटर में धारा बढ़ जाएगी, मैं ये करके आया था दोस्तों। बाकी इस क्वेश्चन को आप कंफर्म मत मानना, क्योंकि मैं खुद इसमें डाउट में हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मेरे को अभी याद ही नहीं आ रहे हैं, और क्वेश्चन क्या था मैं ये भी भूल गया। अगर आपको क्वेश्चन याद है और ऑप्शन इसके याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसमिशन लाइन का सेग किस पर निर्भर करता है। सेग क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसके अंदर जो तार का जो झुकाव होता है इसको कहते हैं सेग। ये बीच की ये होती है ना, ये कि कितना ये झुका हुआ है, इसको बोलते हैं सेग। सेग किस पे, चालक के बाहर। ये अच्छे यूट्यूबर है बड़े बड़े, उन्होंने इसका आंसर नहीं बताया हुआ है, आप जाके देख लेना। इसका जो सेग होता है वो चालक के भार पर भी करता है कि चालक में कितना भार है, चालक के खिंचाव पर भी करेगा कि कितना ही खिंचा हुआ है, क्योंकि कम खिंचा हुआ होगा तो सेग ज़्यादा होगा और ज़्यादा खिंचा होगा तो सेग कम होगा। स्पैन लेंथ पे भी करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। ये सभी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे यहाँ उलझे हैं अच्छे, क्योंकि दक्षता और क्षमता मेरे भी आया था कन्फ्यूजन, पर हो गया डाउट हो तो क्लियर वहीं पे एग्जाम में। दक्षता होती है दोस्तों, दक्षता वैसे 98% होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर अगर वो ये पावर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो डिजाइन किस हिसाब से किया जाता है, वो किया जाता है 100% क्षमता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए 100% दिया हुआ था। इसका आंसर आ जाएगा 98%। सीधे चालक का प्रतिरोध स्वतंत्र होता है, प्रतिरोध स्वतंत्र होता है, ये भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हमारे जिन्होंने सही नहीं बता रहा था।
मैं तो क्या आपके साथ ही पेपर देख आया हूँ, तो मुझे याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पदार्थ की प्रकृति पर करेगा, पदार्थ कौन सा है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है या चांदी है या सोना है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है। चालक की लंबाई होता है, क्योंकि प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लंबाई बढ़ेगी घटेगी, लंबाई फर्क पड़ता है, लंबाई से भी स्वतंत्र नहीं है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी होगा, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, तो इससे भी स्वतंत्र नहीं है। चालक का शेप, बहुत सारे एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने बता रखा है चालक का शेप। दोस्तों चालक का शेप मतलब तो क्या होगा, चालक का शेप मतलब आप लंबाई भी बढ़ा दोगे, आप तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी घटा दोगे। ऑप्शन राइट ये था कि चालक की अनुप्रस्थ काट का आकार, तो ये हमारा चालक होता है, चालक का जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होता है ना, इसका मैं आकार चेंज कर दूँ कि गोल की जगह मैं चौकुट कर दूँ, तार तो वही है। मैं इसको ट्रायंगुलर कर दूँ, तार तो वही है, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आकार बदलने से चालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोधी परिपथ में धारा, देखो दोस्तों परिपथ होते हैं, प्रतिरोधी भी होता है, प्रेरणिक भी होता है और धारितीय भी होता है। तो देखो प्रतिरोध मैंने आपको पहले बताया था, अभी इससे पहले कि प्रतिरोध में क्या होता है, यूनिटी होता है ना, पावर फैक्टर, ठीक है। और प्रतिरोधी परिपथ में यूनिटी होता है, क्योंकि इसके अंदर फाई जो होता है वो क्या होता है 0 डिग्री, और कोस फाई क्या होता है, कोस फाई हमारा पावर फैक्टर होता है, और फाई की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक है दोस्तों। ये 0 डिग्री क्या है, ये V और I के बीच कोण है दोस्तों। तो V और I के बीच में कोण कितना होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये वोल्टेज और ये रहा धारा, दोनों एक ही फेज़ में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज से इन फेज़ में हो जाएगी हमारी धारा। ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, सिंपल से क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको करने में एग्ज़ाम में भी। वोल्टेज घटाने बढ़ाने में होता है। पावर घटती है क्या, नहीं घटती। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अपन ने ट्रांसफार्मर यूज़ करा, अपन कहते हैं उसको स्टेप अप है या स्टेप डाउन है कहते हैं। तो देखो जब हमारा P बराबर VI होता है, हम जानते हैं जब भी हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारी धारा कम हो जाती है, देखा होगा दोस्तों आपने, और हम वोल्टेज को कम करते हैं तो धारा बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर के अंदर मान लो स्टेप अप है, हमने स्टेप अप करा, स्टेप अप क्या करते हैं, वोल्टेज प्राइमरी में वोल्टेज था हमारा कम, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो गया ज़्यादा, तो यहाँ पर जो धारा ज़्यादा थी ना, उस धारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पावर ले दे के पावर तो इधर भी P रहेगा, इधर भी P, दोनों पावर करेंगे बराबर, तो ये तो होगा नहीं। प्रतिरोध घटाने बढ़ाने में यूज़ करते नहीं, आवृत्ति तो फिक्स होती है, आवृत्ति का भी यूज़ करेंगे नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, A, वोल्टेज घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला, कोर लेमिनेटेड क्यों करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। देखो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, मोटर के अंदर लॉसेस होते हैं, उनके लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। तो हमारे 2 लॉसेस होते हैं, जैसे WH मतलब हिस्टेरेसिस वाला, WE मतलब एडी करंट। तो हमारे क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन मिला देते हैं स्टील के अंदर, तो हमारी सिलिकॉन स्टील बन जाती है, इसका यूज़ करते हैं। या फिर CRGO का यूज़ करते हैं ना, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड। जबकि एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए हम लेमिनेट करते हैं कोर को, ठीक है। तो मेन हमारा आंसर क्या हो गया, एडी करंट को कम करने के, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगला दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स को क्या में नापते हैं, वेबर में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी हेनरी केस का हो जाएगा, प्रेरकत्व का। ये क्वेश्चन 1 किलोवोल्ट एम्पियर 1 kVA, ठीक है। ट्रांसफार्मर है 1 kVA का है, 225 वोल्ट में द्वितीयक में धारा, द्वितीयक में पूछ ली तो हमारे यहाँ पर देखो, हम यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ से हम लगाएंगे। 250 वोल्ट क्या है प्राइमरी में, 25 वोल्ट क्या है सेकेंडरी में, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। अब हम पता है कि 1 kVA, माना मैंने सेकेंडरी में याद करना है, मैं सेकेंडरी का वोल्टेज ले लेता हूँ।
पावर क्या होती है, सेम होती है दोस्तों। 1 kVA है तो इधर की भी 1 kVA ही रहेगी, इधर की भी 1 kVA ही रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ 1 kVA, P बराबर क्या होता है, VI होता है दोस्तों। ठीक है, 1 वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट, धारा कितनी पता नहीं, तो 25 kVA है, तो किलो में है तो इसको मैं 1000 से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि किलो आ रहा है ना इसलिए। तो ये 25 इधर गुणा में दे जाके भाग में हो जाएगा, 1000/25, 25 चौके 100 और 40, तो इसका 40 एम्पियर इसका आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं 41वां क्वेश्चन। घर में टीवी, फैन, लाइट कैसे जुड़े होते हैं। इन्हें थोड़ा सा घुमा दिया। हमारे नॉर्मली आता है कि घरों में कौन सा कनेक्शन यूज लेता है, सीरीज या पैरेलल। इसने टीवी फैन देखे कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, बाकी इसका आंसर हमेशा पैरेलल ही रहेगा। ठीक है ना। किसी परिपथ में धारा 2 एम्पियर है तो प्रतिरोध 20 ओम है। पावर खपत मैंने आपको पहले बता दिया, P बराबर क्या होता है I²R होता है। सीधा इसमें पुट करना, आंसर आना है। I क्या हो गया 2 × 2 और R कितना हो गया 20, 2 दूनी 4 × 20, 4 दूनी 8, 80 वाट। 1 मिनट, 80 वाट नहीं है इसमें, देखते अपन। I²R हो गया, I होगी अपनी 2 एम्पियर और ये हो गया 20 ओम। 2 × 2 × 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर 80 वोट ही आएगा दोस्तों। या इसमें कहीं मिस्टेक होगी, इसको 80 मान लेते हैं, ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शंस रखने में मिस्टेक हो गई मुझसे। 5 ओम व 20 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो कम आएगा। ठीक है, तो अपन को पता है 5 ओम से कम आएगा। और RT बराबर क्या होता है R1 × R2, R1 + R2, तो 20 × 5, 20 + 5, 20 × 5 100, 25, 25 चौके 100, 4 ओम क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। 5 ओम से कम है, देख लो दोस्तों। बैटरी की क्षमता होती है एम्पियर हावर। स्टार्टर का कार्य, ये क्वेश्चन था, स्टार्टर का कार्य क्या होता है दोस्तों। जब भी हम मोटर यूज़ करते हैं तो मोटर यूज़ करते ही उसके अंदर अपने पास बैक EMF जनरेट नहीं होता है, चलाते ही जनरेट नहीं होता है। तो ये नहीं होगा तो अपनी वाइंडिंग के अंदर करंट क्या होगा, धारा बहुत तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारी वाइंडिंग को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी मोटर की वाइंडिंग को। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर क्या करता है, प्रारंभिक धारा को कम करता है या नियंत्रित करता है, नियंत्रित बोलो या कम बोलो, ठीक है, कम करता है, मोटर को हमारे स्टार्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। और स्टार्टर के अंदर क्या यूज़ करते हैं, मेन प्रतिरोध लगाते हैं और OLC लगा देते हैं। ठीक, ओवरलोड रिले लगा देते हैं और NVC लगा देते हैं, अलग अलग लगा देते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। जब वोल्ट मीटर सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वोल्ट मीटर, हम जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आदर्श बोल दे तो हम कह देते हैं अनंत होता है। और इतना ज़्यादा प्रतिरोध है, इसको हम सीरीज में लगा देंगे, माना ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, तो क्या इसमें से करंट पास होएगा। R बराबर अनंत है तो ये तो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा ना दोस्तों, ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट में से धारा क्या होती है, 0, तो हमारी धारा प्रवाहित नहीं होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आया दोस्तों, यह है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले से। ठीक है, तो हम मानते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, और 100 डिग्री पर कितना है, 11 ओम है। तो हम मान लेते हैं हमारा T1 टेम्परेचर क्या है, 10 ओम, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम। ठीक है, T2 टेम्परेचर मान लेते हैं हम 100 डिग्री है, और RT2 हो गया हमारा 11 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब RT2 बराबर RT1 1 + अल्फ़ा T2 - T1, ये हो गया हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का। RT2 क्या होगा दोस्तों, 11 ओम, ओम रहने देते हैं पिछले 10 1 + अल्फ़ा 100 - 90 T2 - T1 है। तो ये क्या होगा दोस्तों, 10 1 + 100 में से 90 गया, 10 अल्फ़ा। अब मैं क्या करूँगा, ये 10 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 11/10 बराबर 1 + 10 अल्फ़ा। अब देखो दोस्तों, 10 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1.1। ठीक है, बराबर में क्या बच रहा है, 1 + 10 अल्फ़ा। ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का होगा,
तो 1.1 माइनस 1 बराबर 10 अल्फ़ा। 1.1 में से 1 किया तो कितना बचेगा 0.1 10 अल्फ़ा, गुणा में इधर आगे भाग में आएगा तो अल्फ़ा बराबर 0.1/10। ठीक है दोस्तों, तो इसका भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 0.01। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.01, और यही राइट आंसर आएगा दोस्तों। प्रेरकत्व की यूनिट है हेनरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो दोस्तों, आपके साथ मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम तो अच्छा ही था, पेपर सिंपल था। और इस पेपर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके जल्दी से जल्दी जवाब देने का। देखो दोस्तों, स्क्वायरल केज मोटर का रनिंग टॉर्क होता है जनरली हमेशा क्या होता है, रनिंग टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क से कम होता है। चाहे आप स्क्वायरल केज ले लो, चाहे आप स्प्लिट फेस क्या बोलते हैं उसका, रेजिस्टेंट स्टार्ट मोटर होती है अपनी, रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर वो लो। और बस सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, बाकी सब में लगभग स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो रनिंग स्क्विरल केज मोटर का रनिंग टॉर्क जो होगा वो स्टार्टिंग से समान तो नहीं होगा, स्टार्टिंग से कम ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अधिक होता है मोटर स्टार्ट में। और 5 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां, ये भी वॉट पावर कंजप्शन से ही रिलेटेड था, इसमें भी वही P=VI वाले फॉर्मूले से ये काम हो रहा था, या P बराबर I² R वाले लगा दो या P बराबर V² लगा दो, कोई सब लगा दो, इससे काम हो रहा था। तो ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं रहा, अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।